Morning to all of you. We were on chapter number 1 of microeconomics and we have discussed up to the topic opportunity cost. We have covered the topic opportunity cost in our last class. Today we are going to discuss the new topic of this chapter, that is production possibility frontier. You can also call it production possibility curve. There are various nicknames of this frontier. Okay, we are going to discuss about those names in our further classes. Have a look. Production possibility frontier, 100% new topic for each and every one of you. क्या होता है ये ध्यान से सुनो. ये बेसिकली एक कर्व है. इकोनॉमिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कर्व्स और ग्राफ्स आपको बनाने होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. तो पीपीसी और पीपीएफ इज आल्सो वन ऑफ द कर्व. एक ऐसा कर्व है जो प्रोड्यूसर बनाता है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसर से रिलेटेड है. पॉसिबिलिटी फ्रंटायर मींस उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करने वाला ये कर्व है. इसकी डेफिनेशन पे बढ़ने से पहले हम देखते हैं जनरल क्या लिखा हुआ है इसके बारे में. हैव अ लुक. Due to scarcity of resources, we cannot satisfy all our wants. ये हमने चैप्टर में बहुत बार पढ़ लिया. That as resources are scarce, we can't fulfill all our basic needs. Even if an economy uses all its resources in the best possible manner, its capabilities are restricted due to scarcity of resources. ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इवन अगर एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेस को यूज कर लेती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऐसे में भी इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाती, लिमिटेड रहती है. उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है. गिव मी 1 सेकेंड. यस, नाउ हैव अ लुक. एज वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग दैट वी वांट. हम भी तो वो सारी चीजें नहीं ले सकते जो हमें चाहिए. कल हमने डिस्कस किया था, इफ यू वांट टू अटेंड द क्लास, एक्स्ट्रा क्लास जो हमने संडे को लगाई थी, कि इमेजिनरी एक्स्ट्रा क्लास, राइट. अगर आपको वो अटेंड करनी है तो आपको अपनी फेवरेट मूवी भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और आपको हो सकता है अपनी फ्रेंड की लंच पार्टी भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. हर वो चीज जो हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकती, किसी के पास भी नहीं हो सकती. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. As we cannot have everything that we want, we are forced to make economic decisions. हमें क्या करना पड़ता है? हमें इकोनॉमिक डिसीजन लेना पड़ता है. हमारे ऊपर एक ही ऑप्शन होता है कि हमें डिसाइड करना है कि हमें किस चीज को फाइनलाइज. जैसे 11th 12th 2 इयर्स है, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फुल ऑन मस्ती करनी है, या आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है. दोनों का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, बट उसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी में मस्ती करें और कितनी क्वांटिटी में पढ़ाई करें. कल हमने पढ़ा था ना व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्वांटिटी, वही वाला डिसीजन. आगे देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर. The decisions take the form of choices among alternate goods and services that will best satisfy our wants. हमें चॉइस करनी पड़ेगी. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा. ये क्या कह रहे हैं? वेट फॉर अ सेकेंड. ये वाला जो सेंटेंस है, decisions take the form of choices among the alternative goods and services that will best satisfy our wants. क्या हमें ये सेंटेंस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से रिलेटेड लग रहा है? डेफिनेटली यस. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. तो अल्टरनेटिव जो गुड्स और सर्विसेज के यूजेस है जिनसे हमें अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है मैक्सिमम लेवल पे, उनका डिसीजन. आगे देखिए. Thus the society must decide what to produce out of an almost infinite range of products. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनाना है. यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड बात होगी. इकोनॉमिक्स हर फील्ड में अप्लाई होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल और केवल प्रोडक्शन की. आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं. As the choices is to be made between infinite possibilities, the economists assume a very basic economy with only 2 goods. क्योंकि जो चॉइस है वो इतने सारे गुड्स की है कि आप उनको नंबर्स में जब काउंट करेंगे तो आपके लिए उनको फ्लो चार्ट पे या ग्राफ पे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
इसलिए यहाँ आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए हमने ये माना कि एक इकोनॉमी में केवल दो तरीके के गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ओनली टू टाइप्स ऑफ गुड्स। एक बार के लिए हमने ये माना कि आपके पास केवल दो ऑप्शन है, मस्ती करना और पढ़ाई करना, केवल ये दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है। इकोनॉमी के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, कंज्यूमर गुड बनाना, कैपिटल गुड बनाना, या फिर जैसे गन्स बनाना या बटर बनाना। गन्स क्या हो गया, वॉर टाइम गुड्स हो गया गन, है ना, और बटर यानी कि ये हो गया है हमारा कंज्यूमर गुड। या फिर हम बात कर ले कोविड-19 की वैक्सीन बनाना या फिर हॉस्पिटल में बेड फैसिलिटी स्प्रेड करना, इन दोनों में से एट अ मोमेंट एक काम ज्यादा हो सकता है। तो दो ही चॉइसेस हमने ली है, ये हमारा अजम्पशन है, ये रियलिटी नहीं है। रियल लाइफ में हम दो से बहुत सारी ज्यादा चीजें बना रहे होते हैं। हियर वी हैव टू अज्यूम दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। नाउ आगे देखिए, economists have traditionally represented this range of choices by what they call a production possibility schedule. When this schedule is graphically represented, it is called production possibility frontier, or we can say production possibility curve. आपकी इकोनॉमिक्स की पहली टेबल और पहला ग्राफ यहाँ पे आने वाला है। ये आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इनिशियली काम शुरू करते टाइम एक शेड्यूल बनाया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, यानी एक टेबल फॉर्मेट में बनाया कि हम कैसे कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इन्होंने इसको जब ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया तो ये सेम शेड्यूल बन गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डेफिनेशन देखिए क्या है ये, हैव अ लुक, अभी लर्न हो जाएगी इमीडिएट। पीपीएफ या फिर पीपीसी एक ही बात है, पीपीएफ कह दो या पीपीसी कह दो। पीपीएफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहली बात आपको समझ में आई कि ये ग्राफ है, सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combinations of two goods that can be produced with given resource and technology. गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी में हम दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जब उन कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इस ग्राफ को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। आई रिपीट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all possible combinations of two goods. दो गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर की बात होगी, तो जो प्रोड्यूसर बना सकता है, कब बना सकता है, जब वो अपने गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को यूज करे, उसके पास जो रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज करके वो जो बना सकता है। Now, if anyone is having any doubt up to this part, I have explained you the basic meaning of PPC. रजिस्टर और पेन्स ओपन रखिएगा, हम अभी पीपीसी का डायग्राम सीखेंगे और हम सीखेंगे पीपीसी की टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ तक इफ एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी व्हाट इज अ पीपीसी। पहली बात तो ये क्या है, इट इज अ ग्राफिकल कर्व, एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का ग्राफ है, ये ग्राफ है उन सारे, वेट फॉर अ सेकेंड खुशाग्र बेटा, यस हैव अ लुक। तो ये एक ग्राफ है उन सारे कॉम्बिनेशंस का जो पॉसिबल है। पहले तो ये कॉम्बिनेशन कितने गुड्स के हैं, केवल टू गुड्स के। हमने बात किया कि ट्रेडिशनली हमने कितने गुड्स के साथ पीपीसी बनाया है, ओनली विद टू गुड्स। तो टू गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। आपका एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 24 आवर्स है, ठीक है, मैं 24 में से 12 आवर्स को डायरेक्टली माइनस कर देती हूँ। स्लीपिंग टाइम और जनरल एक्टिविटीज टाइम, आपकी बेसिक एक्टिविटीज का टाइम हटा देते हैं, आपका स्लीपिंग टाइम हटा देते हैं। अब हमारे पास बच जाएंगे रिमेनिंग 12 आवर्स। इन 12 आवर्स में हम मान लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं, रियलिटी में तो हमें बहुत कुछ करना होता है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप दो एक्टिविटीज कर सकते हो, स्टडी एंड मस्ती, और दोनों कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करते रहो, दोनों साथ में पॉसिबल है। लेकिन ये जरूर होगा कि ज्यादा पढ़ाई करने के लिए मस्ती कम करनी पड़ेगी, और ज्यादा मस्ती करोगे तो पढ़ाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक चीज का जब आप एक चीज में अपने एफर्ट्स डालोगे तो दूसरी साइड से थोड़े से एफर्ट्स कम होंगे। अब पीपीसी क्या है, सिंपली हम एक टेबल बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, देखिए कैसे, हैव अ लुक, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। हमने यहाँ लिख देने हैं कॉम्बिनेशंस, यहाँ लिख दिया गुड ए और यहाँ लिख दिया गुड बी।
यहाँ लिख दिया गुड ए और यहाँ लिख दिया गुड बी। अब देखिए कॉम्बिनेशन ए, आप ये अज्यूम कर लीजिए गुड ए तो आपकी मस्ती है, नहीं पढ़ाई है, और गुड बी आपकी मस्ती है। अब सपोज हमारे वेकेशंस चल रहे थे और या फिर हमने 10th क्लास में कोविड-19 में पढ़ाई की थी, तो हमने बहुत ही केयरलेस होके काम किया और हम सब एंजॉय कर रहे थे, तो यानी पढ़ाई जीरो। और सपोज आप मस्ती कितनी कर रहे थे, 10 आवर्स आप मस्ती को दे रहे थे, 10 आवर्स दे दीजिए, या फिर मैंने सिर्फ नंबर में मेजर कर दिया। वैसे तो इसको नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता, हम आउटपुट को कर सकते हैं। जैसे अगर हम व्हीट और राइस का एग्जाम्पल लें तो ये व्हीट हो सकता है और ये राइस हो सकता है। पहले मैं अपनी लैंड पे 10 क्विंटल राइस बना रही थी और 0 व्हीट प्रोड्यूस कर रही थी। अब मुझे अगर व्हीट को इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली मुझे अपना टाइम कम करना पड़ेगा, अपना राइस से प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने व्हीट की 1 यूनिट बनाने के लिए राइस की 1 यूनिट छोड़ दी, यानी मैंने सोचा कि जितना मस्ती मैंने एक कोई एक्टिविटी करके किया उतनी को सेक्रीफाइस कर देते हैं, मेरा एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने इधर से 1 यूनिट का एडिशन किया तो मेरा इधर से 1 यूनिट कम हो जाएगी। ये दो कॉम्बिनेशन बन गए। पहला ऑप्शन मेरे पास है मैं व्हीट की 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं और राइस की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है मैं व्हीट की 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं और राइस की 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं। ये राइस है, ठीक है, मैंने राइस में ले लिया है क्योंकि उसको हम यहाँ पे नंबर में मेजर नहीं कर पाते। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, देखिए ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। जब आप इस कॉम्बिनेशंस को कर्व पे बनाते हो तो वो कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है। सपोज थर्ड और ऑप्शन अवेलेबल है, मैं व्हीट की 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं। अब इस बार मुझे राइस का और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइस को कम करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, व्हीट बढ़ाओगे तो राइस कम बना पाओगे। यहाँ मेरा 7 आएगा। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि इधर 1 यूनिट बढ़ाई तो इधर 2 का सेक्रीफाइस क्यों किया। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसके आगे आप बना लीजिए डी। डी कॉम्बिनेशन में आप व्हीट की 3 यूनिट्स लिख दीजिए और राइस की लिख दीजिए 4 यूनिट्स। व्हीट की 3 और राइस की 4। जल्दी से डी के बाद में आ जाइए आप ई पे। मैं स्क्रीन इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा। डी के बाद आप आ जाइए ई पे। हमने व्हीट की 3 यूनिट्स तक बना ली थी क्या? पहले हमने किया था 0 एंड यस हमने 3 तक बना लिया था। अब सपोज हमें इसकी 4 यूनिट्स बनानी है तो हम हो सकता है उसकी 1 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, 3 से आप 1 पे आ जाओ और फिर इसकी 5 यूनिट्स बनानी है तो हो सकता है आपको इधर का प्रोडक्शन 0 करना पड़े। यानी एक साइड प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे साइड प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। मोर ऑफ गुड ए is possible only by less of good y। गुड ए को बढ़ाओगे तो गुड वाई को तो कम करना ही पड़ेगा, बिना कम किए आप नहीं अपना काम चला पाएंगे। पहले मुझे बताइए यहाँ तक कोई बेसिक डाउट अगर आपको आ रहा हो, कोई भी जनरल क्वेश्चन आपके माइंड में हो कि आपको ये कंसेप्ट में कुछ डाउट हो। अभी तो बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें इसको, मैंने आपको सिर्फ बेसिक सी बात बताई है कि पीपीसी दो गुड्स के सभी कॉम्बिनेशंस को शो करता है। और ये जो कॉम्बिनेशंस है ये हम एक ग्राफ पे जब बना देते हैं, अभी वाली जो टेबल है जब हम उसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, उससे पहले देखिए एक छोटी सी बात। गिव मी अ सेकेंड। ये दो तरीके के कर्व्स होते हैं, एक कर्व ऐसा बनता है और एक कर्व ऐसा बन सकता है। चलिए आप में से कौन बता रहा है कौन सा कॉनकेव होता है और कौन कॉन्वेक्स होता है? एक कर्व है कॉनकेव और एक कर्व है कॉन्वेक्स। मिरर्स पढ़े हैं आपने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स, और दूसरा है कॉन्वेक्स। चलिए 4 of the students are ready to give the answer. Yes Praveen, tell us. मैम जो पहला वाला है वो कॉनकेव है और जो दूसरा है वो कॉन्वेक्स है। बिल्कुल, ये तो कॉनकेव है और ये वाला जो
है वो कॉन्वेक्स है, राइट। जो ओरिजिन की साइड से उभरा हुआ है वो तो कॉनकेव होता है, ये इस तरीके का। और जो ओरिजिन की साइड पे बेंड हुआ है ये होता है कॉन्वेक्स। जो ओरिजिन की साइड पे बेंड हुआ है ये होता है कॉन्वेक्स। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी पीपीसी का मीनिंग हुआ था, उसके बाद में आपको कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ। दो और तरीके के कर्व होते हैं। कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जो भी कर्व इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेदर इट इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन, इनको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये देखिए ओरिजिन को ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका ओरिजिन है, एक्सेस पे ये ओरिजिन है। ओरिजिन की साइड से नीचे की तरफ अगर कोई कर्व आता है तो हम इस कर्व को क्या कहते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। पूरी इकोनॉमिक्स में आपको ये ध्यान रखना है। और अगर ओरिजिन की साइड से कोई कर्व ऊपर की तरफ मूव हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या कहते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। आई रिपीट, ओरिजिन की साइड से अगर डाउनवर्ड कोई कर्व आ रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। और अगर बाय चांस ऐसे जा रहा होता है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके के कर्व्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। चलिए मुझे बता दीजिए, ये पीपीसी आपको ऐसा दिख रहा है, ओरिजिन की साइड से ऑब्जर्व कीजिए, ये आपको डाउनवर्ड नजर आ रहा है या अपवर्ड? रेज योर हैंड्स फॉर आंसर। ओरिजिन की साइड से आपको क्या लग रहा है, वेदर इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व? जानवी विल टेल अस। यस जानवी। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोपिंग। हम अगर ऑब्जर्व करें तो दिस कर्व इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन वाले सारे कर्व्स डाउनवर्ड होते हैं। क्या आपको यहाँ पे ये बातें करते करते दो इंपॉर्टेंट चीजें रियलाइज हुई? नंबर वन, कि जो पीपीसी का कर्व है वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। और नंबर टू, आपको ये पता चला कि जो पीपीसी का कर्व है वो एक कॉनकेव कर्व है। कैसा है? ओरिजिन की साइड से कॉनकेव कर्व है। ये पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज है जिनको अभी हम सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमने पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अब ये जनरल हमने क्या क्या सुना अभी तक में? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग क्या होता है ये हमने कवर कर लिया है। आफ्टर कवरिंग आउट द मीनिंग, हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशंस की टेबल को ग्राफ पे प्रेजेंट करके बनाया जाता है। और हमने इसके बारे में दो बेसिक क्वालिटीज भी पढ़ ली, कि एक तो ये कॉनकेव है, क्यों कॉनकेव है अभी पढ़ेंगे। दूसरा, ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों कोई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसका भी एक रीजन है जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं पीपीसी के अजम्पशंस की। जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, और अजम्पशन से भी पहले हम आ जाते हैं इसकी एक और डेफिनेशन जो दी हुई है। क्या दी हुई है? पीपीएफ इज अ लोकस ऑफ वेरियस, ये लोकस वर्ड लिखा हुआ है यानी एक साथ बनाया गया है जब हमने पॉइंट्स को प्रेजेंट किया है, ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कितने गुड्स का? केवल 2 गुड्स that can be produced within, दो चीजों पे बार बार फोकस कर रहे हैं, within given resource, यानी रिसोर्सेस कांस्टेंट रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आपके पास जितना टाइम है उतना ही रहेगा, और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए वी हैव टेकन 2 गुड्स, रियलिटी में बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं। पीपीएफ के साइनोनियम्स पढ़िए, निकनेम्स पढ़िए पीपीएफ के। क्या क्या निकनेम्स है? नंबर 1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, तो इसका मेन नाम है। अब इसका निकनेम नंबर 1 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। निकनेम नंबर 2 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। निकनेम नंबर 3, 4 और 5 के रीजन भी पूछे जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और फ्रंटायर। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड क्यों यूज किया? Because in case of PPC we are transferring resources from one use to another. हम अपने रिसोर्स को एक यूज से दूसरे यूज पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उस चीज को कितना ट्रांसफर करेंगे ये शो करने वाले कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह दिया करते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री कह दिया करते हैं। एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट?
कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो अभी तक मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, आपके लिए सिर्फ मीनिंग को ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलें आगे देखें, पीपीसी के अजम्पशंस की बात करते हैं। अजम्पशन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अजम्पशंस लिखने जरूरी होती है, मीनिंग के बाद आता है अजम्पशन, फिर आएंगे टेबल और डायग्राम। सबसे पहला अजम्पशन है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स्ड। रिसोर्स फिक्स है, आप उन रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उनको ट्रांसफर जरूर कर सकते हो फ्रॉम वन यूज टू अनदर। आपका टाइम फिक्स है, अगर मैंने आपको कह दिया 8 आवर्स तो वो 80 आवर्स रहेगा पूरी स्टडी के दौरान। अब उन 8 आवर्स में आप टाइम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की जगह आप अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो, जियो पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल पढ़ सकते हो, टाइम को यूजर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। assumption number 2, with the help of given resource हम सब कितने गुड्स बना सकते हैं? ओनली 2 गुड्स। ये हमने अज्यूम किया है, ये रियलिटी नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत सारे assumptions पे बेस्ड होती है। assumption number 1, resources are fixed or constant. assumption number 2, we can only produce 2 types of goods. कितने बना सकते हैं? ओनली 2। नंबर 3, हम रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा क्या assumption है कि हम सारे रिसोर्सेस को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, हम अपने किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। नंबर 4, assumption नंबर 4, ये बहुत ट्रू है, आप अपने आप से रिलेट कीजिए। Resources are not equally efficient in production of all the products. So when resources are transferred from production of one good to other, the productivity decreases. ये कह रहे हैं हमारी जो रिसोर्स है वो हर तरीके के गुड्स में सेम रिजल्ट नहीं देते हैं। आप अगर 1 आवर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है 1 आवर में आप 20% चैप्टर प्रिपेयर करें, लेकिन वही 1 आवर अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो हो सकता है उस 1 आवर में आप 2 चैप्टर तैयार कर सके। यानी टाइम तो सेम है 1 आवर, बट उस टाइम की एफिशिएंसी अलग अलग वर्क में अलग अलग हो जाती है। आप 2 घंटे मस्ती करें, हो सकता है आप थके नहीं, 1% भी टायर्डनेस ना हो, लेकिन 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई कर लो, नींदें आने लग जाती है बच्चों को, राइट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि रिसोर्सेज, और जिनको पढ़ाई में मजे आते हैं उनको खेलने भेज दो, वो टायर्ड हो जाएंगे बट वो पढ़ाई कर सकते हैं, 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन पे, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सारे प्रोडक्ट को एक जितनी एफिशिएंसी से नहीं बना सकते। हो सकता है मम्मी जितना अच्छा इंडियन फूड बनाती है उतना अच्छा साउथ इंडियन नहीं बना पाए, उनकी हैबिट इंडियन में। और हो सकता है आपका एक फ्रेंड है जो तमिलियन है, उसकी मदर साउथ इंडियन बहुत अच्छा कुक कर सकती है बट पंजाबी फूड उनको नहीं आता हो। आपका कोई फ्रेंड पंजाबी है तो उसके घर पे पंजाबी फूड बहुत अच्छा बनता है, लेकिन उनको कोई और दे दीजिए, आप इटालियन डिशेस दे दे, वो नहीं बना पाए। बना तो पाएंगे बट उतना एफिशिएंटली नहीं बना पाएंगे, राइट, क्योंकि हम एक चीज में हैबिचुअल हो गए तो दूसरे के लिए हमें टाइम लगेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट assumption की अगर हम बात करें तो द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी कैसी है? कांस्टेंट है। कितने assumptions पढ़े? 5। मैं आपको इन assumptions को 4 में डिवाइड कर देती हूँ। 4 बेसिक assumptions जल्दी से लर्न करवा रही हूँ आपको, लर्न करना शुरू कर दीजिए, जिसमें से भी आपको 3 मेन याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? assumption नंबर 1 स्क्रीन पे देखते जाएं। 1, resources and technology are constant. Resources and technology are constant. ये पहला assumption है, इसमें 2 कंबाइन हो गए, नंबर 1 और नंबर 5 इसमें कंबाइन हो गए। तो आप पहला assumption पीपीसी जब भी बनाएंगे तो आप assumption नंबर 1 क्या लिखेंगे? Resources and technology are assumed to be constant. दोनों ही constant है। Assumption number 2, you will be writing only 2 goods can be produced with given resource. हम केवल कितने goods बना सकते हैं? 2 goods। कितने? Only 2 goods can be produced with the given resources. केवल और केवल 2 goods बना सकते हैं। ये 2 मेन assumption है, इनको किसी भी कंडीशन में आपको मिस नहीं करना है। assumption नंबर 3 देखिए, assumption नंबर 3 जल्दी से। थर्ड assumption हमें कह रहा है resources are equally efficient in production of resources are not equally efficient in production of different goods. अलग अलग गुड्स में वो इक्वल एफिशिएंसी नहीं देते, सब गुड्स का प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, तो आपको सेम रिजल्ट नहीं मिल सकता है। मैंने आपको कहा था 3 मेन assumptions है, तो ये 3 मेन assumptions आप याद रख लीजिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम assumption नंबर
थर्ड को छोड़ भी दे तो चलेगा क्या? हाँ, आप मानते तो यही है कि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हुआ है, तो लिखना जरूरी है, बट मेन मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली आपको यहाँ तक क्या क्या लर्न हुआ? द मीनिंग ऑफ पीपीसी एंड also the meaning also the four basic assumptions of PPC. चलिए मुझे PPC का मीनिंग कौन बता रहा है? What is production possibility curve? What is production possibility curve? याद करवा देती हूँ, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना। आप सभी बोल के देखिए, आप सभी म्यूटेड हैं। जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो टेबल्स को रिसाइट करते थे ना, वैसे रिसाइट करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a graphical representation. Repeat कीजिए. Production possibility curve is a graphical representation of all possible combinations of two goods. कितने goods? Two goods, which can be produced with given resource and technology. I am repeating it once again. फिर आप लोग बताएंगे. Production possibility curve is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be produced with given resource and technology. Okay, now raise your hands. Be quick. 50% भी सुना देंगे तो भी it will be a great achievement for you. Yes, Janvi. Ma'am, PPF is a graphical representation of possible combination of all two goods that can be produced with the given resources and technology. Very good. Yes, Falguni, the same meaning. PP's production possibility frontier is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be produced using resources and technology. Using given resources and technology. Very good. Both of you. Clapping हो जाए भाई इन दोनों के लिए. हमें क्लास में ही लर्निंग कर लेनी है. पीपीसी के निकनेम्स की बात करें तो PF production possibility boundary, transformation curve, transformation boundary या फिर transformation frontier. Assumptions कौन सुना सकता है? अगर मैं स्क्रीन में से हटा दूं तो आप assumptions आप में से कौन कौन बता रहा है? Only 2-3 assumptions भी आप बताते हैं, then also it will be a great achievement. Be quick, everyone. Give it a try. Yes, Karan Gupta will tell us. Yes, Karan. Yes, ma'am. Ma'am, resource assumption number 1 is that resources and technology are constant. Secondly, Yes. there are only two goods which can be produced by the given resources, and the Yes. third is ma'am, resources are not equally ma'am resources Efficient. ma'am resources are not equally efficient in making the same product. Yes, resources are not equally efficient in production of different goods. And number 4, one more is, we have assumed that we are making optimum utilization of our given resources. अब हमने ये पढ़ लिया है पीपीएफ का assumption. हम बुक वाली टेबल नहीं डिस्कस करने वाले. देखते हैं हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल. दिस टाइम द बुक हैज मॉडिफाइड द टेबल. हम इसी को डिस्कस कर सकते हैं. मैं आपको पहले थोड़ी छोटी सी टेबल डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है? बुक में जो दी हुई है उसमें कॉम्बिनेशंस थोड़े से ज्यादा है. आप देखिए, मैं आपको थोड़ा एडिटिंग करके एक टेबल बना के बता रही हूँ. हम उस टेबल और कर्व से पीपीसी को पढ़ेंगे. उस टेबल और कर्व को डिस्कस करने से पहले आपको दो बेसिक चीजें बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा. पूरी इकोनॉमिक्स के लिए, सिर्फ पीपीसी के लिए नहीं है, पूरी इकोनॉमिक्स में यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. नंबर 1, इकोनॉमिक्स में कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब गुड एक्स और गुड वाई, या फिर मैं कहूं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे प्रेजेंट होने वाले वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशन हो. कैसा रिलेशन? नेगेटिव. जब भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे प्रेजेंट होने वाले वेरिएबल्स आपस में नेगेटिवली रिलेटेड होंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग. कैसे? आप देखिए. Here I am drawing a simple graph for all of you. Just have a look. बस आज का ये लास्ट ही टॉपिक हो पाएगा, क्लास हमारी इतनी बची है. ये मैंने एक ग्राफ, एक कर्व बनाया. ये तो स्ट्रेट लाइन बनाई है, आप कैसा भी बना सकते हो. मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाई.
दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये आप सबको पता है। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है। इसके इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो हमने y एक्सिस वाला वेरिएबल इतना लिया है और x एक्सिस वाला वेरिएबल इतना लिया है। अगर मैं यहाँ आऊं तो x वाला वेरिएबल इंक्रीज हुआ है, बट इसके इंक्रीज होने के साथ y वाला वेरिएबल मेरा कम हो गया। यानी एक साइड का वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरे साइड का वेरिएबल डिक्रीज हो जाएगा। इसके और आगे पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे आइए। अगेन x वाला वेरिएबल इंक्रीज हुआ है लेकिन y वाला वेरिएबल डिक्रीज हो गया है, राइट। x की साइड से अगर आगे बढ़ते जा रहे हो तो y की साइड से नीचे भी तो आते जा रहे हो। अच्छा इधर ऊपर की तरफ आ जाइए, यहाँ x का वेरिएबल डिक्रीज होगा तभी y का वेरिएबल इंक्रीज हो सकता है। इधर आपको इंक्रीज करना है तो इधर से आपको वेरिएबल को डिक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस अपने माइंड में इस चीज को क्लियर आउट कर दीजिए कि कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड ओरिजिन से नीचे की तरफ कब आ रहा होगा, when the variable presented on x-axis and the variable presented on y-axis are negatively related। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है increasing the variable on x-axis is possible only by decreasing the variable on y-axis। y वाले वेरिएबल को डिक्रीज करोगे तभी x वाला इंक्रीज होगा, दोनों अपोजिट मूव होंगे। एनीवन, एनी क्वेश्चन? किसी को भी इसमें कंफ्यूजन है कि एग्जाम्पल भी दे दीजिए तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूँ। अगर आपको लग रहा है हमें नहीं समझ में आया, हमें टेबल बना के समझा दिया जाए तो टेल मी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ टेबल आल्सो। एनीवन है नीड? चलिए नीड नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, राइट। फिर भी आई फील कि थोड़ा सा बता ही दिया। एक जनरल टेबल लेती हूँ, प्राइस एंड डिमांड, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, थर्ड चैप्टर। हम अभी चैप्टर नहीं ले रहे, हम तो उसकी एक छोटी सी टेबल ले रहे। प्राइस अगर इंक्रीज होगी 10, 20, 30 तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। हम डिमांड ले लेते हैं 100, 80, 20, सॉरी 20 की जगह मैं 60 लिख देती हूँ, डिक्रीज हो गई। यानी एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल लोगे और वाई पे जो वेरिएबल लोगे वो नेगेटिवली रिलेटेड है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से डिमांड कर्व कैसा बनता है, ऐसा। यहाँ प्राइस आती है और यहाँ क्वांटिटी आती है डिमांड। मैं यहाँ प्राइस अगर लिख दूं 10, 20, 30 और यहाँ अगर मैं लिख दूं 60, 100, टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक टिप देना, गैप लेके 20-20 का गैप नहीं ले सकते, मुझे 20, 40, 60, 80 ऐसे चलना चाहिए, राइट। आपने ग्राफ्स पढ़े हैं मैथ्स में। अभी देखिए इसको, जो हम समझ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, बाकी नहीं देखेंगे। हैव अ लुक, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। प्राइस यहाँ पे कितनी है 10, 20, 30 और ये कितना है 60, 80, 100। लिख नहीं पा रही हूँ स्क्रीन पे, आप समझ जाइए। फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं, प्राइस 10 है तो कंज्यूमर 100 यूनिट्स ले रहा है, हियर वी आर, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, प्राइस 20 तो कंज्यूमर 80 यूनिट्स। प्राइस अगर इंक्रीज हो गई 10 से 20 हो गई तो कंज्यूमर ने कंजप्शन कम कर दिया, ये हम यहाँ आ जाएंगे। और थर्ड पॉइंट, प्राइस अगर और इंक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर कंजप्शन को और कम कर देगा। ये आपका कर्व बन जाएगा जो कैसा है, ओरिजिन की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की साइड से डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इट इज इंडिकेटेड दैट वेरिएबल ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर नेगेटिवली रिलेटेड। ऐसे ही पॉजिटिव रिलेशन का होता है कर्व, आप कल बना के लाएंगे, टेबल में आपको अभी बना देती हूँ, आपका टास्क रहेगा कि आप उसका कर्व कल बना के लाएंगे और आप बताएंगे कि अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब दो वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन हो, जैसे प्राइस और सप्लाई। एक प्रोड्यूसर है जो सप्लाई ज्यादा करना चाहता है जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100, 200 एंड 300। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, इट इज इंक्रीजेस देन इट इज आल्सो इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कर्व आएगा ऐसा, अपवर्ड स्लोपिंग। किसी के केस में हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व पढ़ना है, पूरी इकोनॉमिक्स में ये अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके लिए हेल्पफुल होगा। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और कब कोई कर्व कॉनकेव होता है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, एनीवन, एनी डाउट?
No doubts? Okay then. Have a nice day, everyone. Start making notes in your notebook and make sure that you prepare all these topics for a practice activity. Enjoy yourself, stay healthy and stay safe.